हेलो एवरीवन, मैरिज लॉस के लास्ट सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपको ध्यान होगा, तीन चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर की थी। सबसे पहले हुआ था मैरिज, उसके बाद आया था डिवोर्स, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग दैट इज इन इंडिया नाउ डेज, दैट इज मेंटेनेंस और एलिमनी। नाउ ये जो पैराशूटल बनाया है आप देख सकते हैं सामने, राइट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्या है मेंटेनेंस लॉज इन इंडिया। देखिए भाई, इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, इतने लोग इस चक्कर में बर्बाद हो जा रहे हैं। कुछ केसेस बहुत जेन्युइन है, कुछ केसेस बहुत ज्यादा अटपटे हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि क्राइटेरिया क्या है, क्या सोच के जो है जज मेंटेनेंस देता है। कई लोग बाल नोचते होंगे कि लड़की कमा रही है, लड़के का इनकम कम है, फिर भी मेंटेनेंस दे रहा है। इवन दो यहां पर आपने सुना होगा कि कई बार आप जो है कोर्ट स्टेटमेंट देता है बेग बोरो और स्टील, मगर मेंटेनेंस पे करना होगा, मतलब करना होगा। नाउ मैं अभी से एक चीज बताता हूं आप लोगों को। इंडिया में इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा कमी है। कई लोगों ने ये चीज सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं जजेस जो है कोई पागल नहीं है। जजेस को रियलिटी दिखती है वहां पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इन्हीं चीजों को देखकर ही जजेस क्या करते हैं, वहां पर सजेस्ट करते हैं कि मेंटेनेंस देना है या फिर एलिमनी देना है। ना ये सब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का क्या एक रूटीन रहा है, पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हिंदू लॉ से, और बड़े आराम से मूव करते हैं मुस्लिम लॉ से। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज हिंदू लॉज। कैसे मेंटेनेंस मिलता है, कब, और एक चीज और मैं बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। मेंटेनेंस को लेकर आपके दिमाग में एक डिलेमा सेट किया होगा कि मेंटेनेंस इज इक्वल टू डिवोर्स, कि डिवोर्स के केसेस में ही मेंटेनेंस। ऐसा नहीं है भाई मेरे, यहां पर आपको बात समझना पड़ेगा। मेंटेनेंस जो है वो डिवोर्स के केसेस में मिलता तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिवोर्स के केसेस ही हो। अगर कोई वाइफ है वो डिवोर्स नहीं देना चाहती, लेकिन उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं करता, क्यों एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस यही आते हैं, राइट। उस केस में भी बिना डिवोर्स का केस सीख किए वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है। सेम कर सकते हैं बच्चे, या फिर आप जब बड़े हो जाएंगे, आपके माँ बाप भी अगर अपने आप को पालने में केपेबल नहीं है, तो अपने सन्स या फिर डॉटर से वो क्या सीख कर सकते हैं, मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं। इस चीज को प्लीज अपने दिमाग में बिठाकर चलिएगा, आपके लिए सामने आने वाली चीजें बहुत ज्यादा आसान होगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। फर्स्ट थिंग यहां पर देख लीजिए लॉस क्या क्या है। देखिए भाई, अभी तक कॉमन समझ गए होंगे कि शादी अगर आपको करना है तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जिसमें किया जाता है दैट इज HMA और हिंदू मैरिज एक्ट। आपको यहां पर मोटा मोटा लिखा हुआ दिख रहा होगा हिंदू मैरिज एक्ट, फिर कुछ नया लिखा होगा दैट इज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि ये दो चीजों को कैटर करता है। पहला है मेंटेनेंस, दूसरा है एडॉप्शन। एडॉप्शन किसी और वीडियो में उसके बारे में बात की जाएगी, आज हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। फिर जो सर्वाहारी लॉ कहता हूं मैं यहां पे, दैट इज CRPC, राइट। CRPC में ही जो सेक्शन 125 है वो एक फेथ न्यूट्रल अप्रोच रखता है, क्या प्रोवाइड करने के लिए, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। सबसे पहला देखा जाएगा और ये समझाऊंगा कि किस बेसिस पे जो है मेंटेनेंस वाली मनी दी जाती है, राइट। सबसे पहला जो लॉ आता है दैट इज HAMA, यानी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब देखिए, समझने वाली बात यह है, अगर मैं क्विकली समझाऊं आपको, यहां पे कौन कौन मेंटेनेंस सीख कर सकता है। वाइफ सीख कर सकती है अपने हस्बैंड से, ऑफ कोर्स। विडो डॉटर इन लॉ, यानी कि पति की डेथ हो चुकी है यहां पे, ये सीख कर सकती है अपने इन लॉ से या फिर अपने फादर से। बच्चे सीख कर सकते हैं अपने किससे, पेरेंट से, और पेरेंट्स सीख कर सकते हैं अपने चाइल्ड से, राइट। और एनी अदर रिलेटिव, अगर कोई डिपेंडेंट है आप पे, तो ये सब जो पॉसिबल कहां हो पाएगा, HAMA के अंदर, राइट। नाउ जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द क्राइटेरिया। सबसे पहले कोर्ट देखता है आमदनी, आप कमाते कितना है, कितना आप कमा लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी कमाई है 50,000 और बीवी मांग रही है यहां पे, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, यहां पर मांगा जा रहा है 67,000 रुपीज। ये आउटरेजियस अमाउंट कभी भी पास नहीं होगा। जितनी आमदनी होगी उतना ही यहां पर दिया जाएगा। पर फिर सर क्यों मिलता है, लोग झूठ बोलते हैं। यूजुअली जो है लोग इनकम छुपाते हैं और नहीं दिखाते हैं, इसीलिए जजेस जो है ये सब अमाउंट ऑफर करते हैं, राइट। फिर देखा जाएगा लाइफ स्टैंडर्ड। देखिए भाई, आप हो सकता है अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, या फिर कोई भी कपल है, कोई भी स्पाउस है जो रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो लाइफ वो जी रहे थे ड्यूरिंग देयर मैरिज, जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे। कोर्ट का आइडिया ये है कि शादी कह रहा हूं, डिवोर्स के बाद भी वही मेंटेन होना चाहिए। उसी को देखा जाता है कि आपका लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड क्या है। तीसरा चीज यहां पर आता है जी एज, हेल्थ एंड नीड्स। देखिए भाई, कॉमन परसेप्शन ये है कि एक एडल्ट का खर्चा थोड़ा सा कम होगा किसके मुकाबले, एक बहुत ही छोटा बच्चे के मामले में। आप अगर मार्केट में जाइएगा आपको समझ में आ जाएगी, राइट। फिर आते हैं ओल्ड एज, जो पर्सन सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी दवाइयां महंगी, हॉस्पिटल के चेकअप्स महंगे। तो यूजुअली जो है कोर्ट सारी चीजों को देखता है कि भाई तुमको क्या क्या तुम्हारी जरूरतें हैं, नीड्स क्या है, हेल्थ का कंडीशन क्या है,
उनको देखकर ही कोर्ट क्या करता है, यहां पे मेंटेनेंस अवार्ड देता है। नाउ ये था कॉमन ग्राउंड जहां पर मांग सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है एचएमए मांगने के लिए, द पर्सन मस्ट बी अ हिंदू। ये कोई फेथ न्यूट्रल लॉ कहीं से भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो लॉज आपको दिख रहे होंगे। पहला यहां पर दिख रहा है एचएमए। एचएमए पढ़ पढ़ के आप लोग अभी तक बोर हो गए होंगे क्योंकि इतने बार ये आ चुका है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं इसके बारे में। एचएमए अपने आप को रखता है बिल्कुल जनरल न्यूट्रल। कैसे? सेक्शन 24 देख लो, सेक्शन 25 देख लो, दो सेक्शन है। ये महाशय बात कर रहे हैं किसके बारे में? मेंटेनेंस के बारे में। ये महाशय बात कर रहे हैं एलिमनी के बारे में। देखिए मेंटेनेंस क्या है? रेकरिंग पेमेंट है, अनलिमिटेड नहीं मिलता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही मिलता है। एलिमनी क्या है? इट्स अ वन टाइम पेमेंट, एक बार यहां पर दिया जाता है और मामला खत्म किया जाता है। दोनों में अगर आप नोटिस करोगे देयर इज अ कॉमन टर्म, दैट इज क्या है? स्पाउसेस। स्पाउसेस मतलब दोनों, इट्स न्यूट्रल वर्ड, हस्बैंड भी आता है वाइफ भी आता है। यानी कि जो स्टीरियोटाइप बना रखा है सबने कि पत्नी ही क्या मांगेगी, मेंटेनेंस मांगेगी, यहां पर एलिमनी मांगेगी। रिसेंटली जो है केस हुआ था जहां पर हस्बैंड को भी, ऐसे मल्टीपल केस होते हैं जहां पर हस्बैंड अगर नहीं कमाता या फिर वाइफ ज्यादा सक्षम है, उसके पास प्रॉपर्टी है, हस्बैंड के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, यहां पर मेंटेनेंस भी मांग सकता है अंडर सेक्शन 24 और एलिमनी भी मांग सकता है। नाउ जो मेरे बुद्धिजीवी बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि इसकी एक लिमिट है। एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप मांग रहे हो, यानी कि ऑफकोर्स यहां पर जो है बच्चे मां बाप को कोई जगह नहीं है, यहां पर सिर्फ स्पाउसेस ही मांग पाएंगे। इस अब समझ में आ रहा हो क्यों दो लॉ दिया गया है? ये है शादीशुदा लोगों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो है यहां पर बच्चों के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए। फिर आता है यहां पर सीआरपीसी सेक्शन 125। जी बात सिंपल सा समझिएगा, ये ऑलमोस्ट मिमिक करता है एचएमए को, बस इसमें एक रिक्वायरमेंट कम कर दी जाती है कि ये इसमें क्लेम करने के लिए आपको हिंदू होने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, आप कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर व्हाट? यू कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी 125। और इस लॉ का बहुत मैग्निफिकेंट रोल है आगे जाके, राइट? क्यों? मुस्लिम लॉ जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको, राइट? आई होप आपको एक क्लियर होगा। एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप लोगों के कन्वीनियंसेस के लिए मैंने शादीशुदा जो वहां पर चलता है किस बेसिस पे चलता है वो बता दिया मैंने। मेंटेनेंस टेम्पररी होगा कब तक? देखिए भाई, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता है हम कहते हैं कि इसको बोला जाता है पेंडेंट लाइट, यानी कि टेम्पररी मेंटेनेंस। जब तक डिवोर्स, जैसे डिवोर्स हो जाएगा नया ऑर्डर पास होगा, ये जो है ये खत्म हो जाएगा, नया ऑर्डर पास होगा, राइट? ऑर्डर जो है अगर आपका जो है यहां पर मेंटेनेंस परमानेंट है, यानी कि शादी के बाद आया हुआ है, तो एक तो यहां पर हिस्सा बढ़ जाएगा एलिमनी को, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, हमने समझा था। फिर ये डिवोर्स के बाद कब तक मेंटेनेंस मिलेगा? यूजुअली लड़कियों को ही मैं यहां पर मैं देखता हूं जब तक रीमैरिज ना हो जाए, और लड़कों का प्रावधान यह है कि जब तक वो स्टेबलाइज ना हो जाए, कुछ सक्षम ना हो जाए। आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद हम बात करेंगे, हिंदू वाला हो गया डन, अब हम आते हैं मुस्लिम लॉज पे। मुस्लिम लॉज सिंपल तो है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा हिंदू लॉज में जो कन्वीनियंसेस मिलती हैं वो मैं मुस्लिम लॉज में मैं नहीं देख पाता। देखिए भाई, लॉ सिंपल सिंपल सा है, यहां पे आपको सीआरपीसी दिख रहा होगा। मुस्लिम ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ जेनरिक जो यहां पर बातें होती है वो तो आएगा ही आएगा, राइट? तीन चीजें हैं, कौन कौन क्लेम कर सकता है? वाइफ क्लेम कर सकती है, बच्चे क्लेम कर सकते हैं, लड़का के कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं, या फिर रिलेटिव क्लेम कर सकते हैं। नाउ एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, इस पे नजर मारिए, राइट? अगर आप पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉस, मैं किसी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉस के अंदर सिंपल सा प्रावधान यह है कि एक मुस्लिम महिला, शादीशुदा महिला जो है, उसको मेंटेनेंस ऑब्लिगेटरी रूप में तभी मिलेगा व्हेन शी इज सर्विंग इद्दत पीरियड। अगर आपने ढंग से पढ़ा है यहाँ पे, इद्दत पीरियड क्या है? डिवोर्स के बाद का जो 3 मंथ है, जिसमें जो है यहाँ पर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स ऑब्जर्व की जाती है ताकि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं ये चेक किया जा सके, उन्हीं 3 मंथ्स में ही यहाँ पर ऑब्लिगेटरी मेंटेनेंस देना पड़ता है। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉज में मेंटेनेंस का कोई भी प्रावधान नहीं दिया हुआ। दिस विल ओनली कंटिन्यू अगर ये 3 महीने का पीरियड फेल हो जाए और एक्सटेंड हो जाए, वहां पर सिंपल सी बात है। कुछ कुछ सर्टेन यहां पर कंडीशंस है, मैं कहूंगा एक बार आप देख लीजिए, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इट्स क्वाइट सिंपल ऑन इट्स ओन, राइट? आगे अगर बढ़ा जाए, लैंडमार्क केस की बात करते हैं। देखिए भाई,
मुस्लिम लॉज में जैसे मैंने बताया कि पर्सनल लॉज में तो कोई खास ऐसा दिया नहीं हुआ है, 3 महीने की बात होती थी। इसको चैलेंज किया था एक लेडी ने, विच केम आउट टू बी अ लैंडमार्क केस। इस केस का नाम क्या है? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, 1985 का केस है। मुझे समझा तो दे रहा हूं, लेकिन ये हर किसी को ऑलरेडी पता होना चाहिए, राइट? क्या हुआ था इस केस में? एक जो है मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला को निकाल दिया जाता है आफ्टर पेइंग कितना, 3 महीने का इद्दत पीरियड, क्योंकि यहां पे जो इनके हस्बैंड थे, इन्होंने एक दूसरी भी शादी कर ली थी। मुस्लिम्स में अलाउड होता है, आपको पता होगा। एकदम बेसहाय, और यहां पर जो है ये जब गई वहां पर, तब इनको समझ में आया कि इनके पास कोई सपोर्ट का मैकेनिज्म है ही नहीं। तो ये कोर्ट जाती हैं। कोर्ट क्या जाती हैं और कहती हैं कि सर मुस्लिम पर्सनल लॉज में तो मुझे मेंटेनेंस ना मिलता, क्यों ना आप मेरे को मुस्लिम मेंटेनेंस प्रोवाइड करिए सीआरपीसी के अंदर, क्योंकि हिंदू काउंटर पार्ट्स को तो बिल्कुल मिलता है। यहां पर सिंपल सा बात है, इट्स अ जनरल लॉ। कोर्ट ने सबको बुलाया यहां पर। देखिए भाई, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर आए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मिस्टर अहमद खान ने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने 3 महीने का मेंटेनेंस का प्रोविजन है, 3 महीने का मेंटेनेंस उन्होंने दिया है। यहां पर जो है एज पर अस, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जब कोर्ट ने इस चीज को नोटिस किया, तब कोर्ट ने पाया इट इज अ जेन्युइन लूप होल कि यहां पर इक्वालिटी जो है पॉसिबल नहीं है। इस चीज को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में यह दे दिया कि यहां पर जो है दिस मैन हैज टू पे मेंटेनेंस। लेकिन ये चीज जो है गवर्नमेंट ने ओवरटर्न कर दी। देखिए, सांप भी मर गया लाठी भी ना टूटी, सुनाई होगा आपने। यहां पे इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया बाय दिस लॉ, राइट? ये तो सीआरपीसी की बात हो रही है, आप नजर मारिए इस पे, राइट? यहां पर जो लॉ है, मेंटेनेंस अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स, इस लॉ के अंदर जो है चीजें बदल दी गई। देखिए भाई, समस्या ये खड़ी हो जाती है, ये लॉ आता तो है जिसमें इस लॉ में ये वादा भी किया जाता है कि हस्बैंड विल पे, लेकिन बहुत सारा इफ एंड बट ऐड कर दिया जाता है। देखिए, अगर एक मुस्लिम महिला का डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले मेंटेनेंस का जो पूरा भार है वो किस पे आने वाला है? ऐसे लोगों पे जो उस महिला के मृत्यु के बाद उस महिला की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। वो लोग सबसे पहले खड़े रहेंगे मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। किसको? मुस्लिम महिला को। अगर ऐसा कोई भी नहीं है, सेकंड जो प्रायोरिटी दी गई वो दी गई स्टेट के वक्फ बोर्ड को। स्टेट का वक्फ बोर्ड जो है मेंटेन करेगा। अगर स्टेट का वक्फ बोर्ड, आप जानते ही हैं, स्टेट का वक्फ बोर्ड यूजुअली एक बहुत ही प्रोमिनेंट बॉडी होती है, पैसे होते हैं उनके पास, ऐसा नहीं है, राइट? अगर वक्फ बोर्ड भी फेल कर जाता है मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में, तब जाकर फाइनली यहां पर सीआरपीसी के अंदर हस्बैंड को अप्रोच किया जा सकता है बाय द कोर्ट, ताकि वो क्या प्रोवाइड कर सके? मेंटेनेंस। इसीलिए मैंने कहा था जो कन्वीनियंस फैक्टर मिलता है हिंदू लॉज में, वो मुस्लिम लॉज में मिसिंग है। और ये लॉ आज भी चलता है, ऐसा नहीं कि हट गया ये चीज यहां पे। तो कोर्ट ने चाहा था कि थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो, लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा सा और ज्यादा था, लेकिन ठीक है, वो मेरा पॉइंट डिस्कशन नहीं है यहां पे। इसके साथ जो है आपको समझ में आया होगा कि क्या यहां पर जो है डिफरेंसेस है हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में, और मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। देखिए भाई, खत्म करने से पहले एक चीज बोलूंगा, मेंटेनेंस जो है वो मिलता है नीड बेसिस पे। जिसकी ज्यादा जरूरत है मेंटेनेंस की, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसको मिलता है। वो भी ऐसा नहीं कि इनफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम तक, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ। और आज की तारीख में ये चीज कोर्ट दिख भी रहा है, कोर्ट भी न्यूट्रल अप्रोच ले रहा है यहां पे, राइट? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।